प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बच्चों, ह्यूमन जीनोम परियोजना जिसे HGP भी कहते हैं, उसको यहाँ पर समझते हैं। जीनोम किसे कहते हैं, पहले जीनोम को समझिए। जितना भी जेनेटिक कंटेंट है, ठीक है, उसे जीनोम या DNA कहते हैं। टोटलिटी ऑफ जीन, ठीक है, जितना भी जेनेटिक कंटेंट है या DNA है उसे जीनोम कहते हैं। तो जब हम जितना भी जीनोम है उसका जो सीक्वेंस है, जीनोम के अनुक्रमों का जब हमें पता लगाते हैं, हमें पता लगाना है, तो उसके लिए जो परियोजना बनाई गई थी उसे मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि आप कहेंगे कि 4 ही प्रकार के ATC G, ठीक है, 4 प्रकार के अनुक्रम हैं, 4 प्रकार के क्षार हैं, तो अनुक्रम इनके कॉम्बिनेशन में ही होगा। तो हमें पता लगा, हम ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अनुक्रम है क्या। ठीक है, अभी तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि ATGG है। तो वाकई इसमें ये बात पता करना है कि वाकई किसके बाद कौन सा क्षार आता है, कौन सा क्षार अनुक्रम आता है, यानी कौन सा अनुक्रम है। ठीक है, ये बच्चों सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही जटिल होता है ये अनुक्रम पता लगाना। तो इसी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसे मानव जीनोम परियोजना या HGP कहा गया था। ये परियोजना अक्टूबर 1990 में US से प्रारंभ हुई और उसके बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। जॉन क्रिंज वेंटर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम का फर्स्ट सीक्वेंसिंग करना शुरू किया। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 से 2003 तक चला। ठीक है बच्चों, इसमें क्या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के विकास से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से किसी भी DNA का जो खंड है, सेगमेंट है, उसको निकाल के उसकी क्लोनिंग की जा सकती है। ठीक है, और आपको पता है कि मानव जीनोम में लगभग 3 गुणा 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। ठीक है, और तो इसमें बहुत ज्यादा अनुक्रमों को जानने की जो प्रोसेस है वो बहुत खर्चीली भी होती है। इसमें प्रति क्षार $3 लगते हैं। ठीक है, अगर हमें एक क्षार के बारे में पता हो तो कितने $लगते हैं, लगभग $3 खर्च होते हैं। ठीक है, यानी ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चीला भी ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ। ठीक है, अगर हम जितने भी अगर ये एक अनुमान ये कहता है कि जितने भी अनुक्रम हमें प्राप्त होंगे, अगर एक किताब में हम इसका कलेक्शन करें तो उसमें लगभग 1000 पेज होंगे। ठीक है, उसमें कितने पेज होंगे, 1000 पेज होंगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर एक मानव कोशिका के DNA की सूचनाओं को हमने कलेक्शन करना हो तो लगभग हमें 3300 किताबों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जितनी भी हमको जानकारियां मिली हैं उससे एक नए साइंस में यानी बायोलॉजी में यानी लाइफ साइंस में एक नए स्टडी फील्ड का विकास हो रहा है जो कि है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी इसी DNA के सीक्वेंस का कलेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को मिला के यहाँ पर बना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, चलिए बच्चों ये देख लीजिए, ये एक मनुष्य है, यहाँ ये इसकी कोशिका है, यहाँ से हमने क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम से हमें DNA मिला और फिर इसके बाद हमने इसके DNA के सीक्वेंस को स्टोर कर दिया एज अ डेटा। ठीक है, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन है, वो सीक्वेंस के क्या कॉम्बिनेशन है, उनको फिर हमने इंफॉर्मेटिक्स की सहायता से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से उनके सीक्वेंस का डेटा रख लिया। तो यहाँ पर बायोलॉजी
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ जिसे बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम परियोजना है उसके लक्ष्य क्या क्या थे। ठीक है, मानव डीएनए में मिलने वाले लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 मिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना इसका दूसरा लक्ष्य था। और जितनी भी जानकारी हमें मिलेगी जीनों के बारे में और क्षार युग्मों के अनुक्रमों के बारे में, उन जानकारी को डेटा के रूप में इकट्ठा करना। ठीक है, साथ ही साथ जो आंकड़े हैं, डेटा है, उनके एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को इजाद करना और पुरानी टेक्नोलॉजीज में सुधार करना। ठीक है, और इसका एक और लक्ष्य था योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों, इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज के बारे में विचार करना। ठीक है, अब मानव जीनोम जो अगर हम कर रहे हैं, तो मानव जीनोम अगर हम सीक्वेंसिंग का पता कर रहे हैं, उसको कानून के दायरे में किस प्रकार करना है, सामाजिक रूप से और नैतिक, कहीं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, इस मामले में विचार करना भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उनमें किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया, इसके लिए मुख्यतः 2 तरीकों का उपयोग किया गया है। ठीक है, पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ESTS, व्यक्त अनुक्रम घुंडी। इसमें क्या करते हैं, उन सभी जीनों की पहचान करते हैं जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। और दूसरी है अनुक्रम टिप्पण। ठीक है, अनुक्रम टिप्पण सीक्वेंस, इसमें क्या करते हैं हम जीन मिलने वाले सभी जीनोम के कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करके उनके कार्यों को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले उन जीनों की पहचान की जाती है पहली टेक्निक में जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, एमआरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं, और उसके बाद दूसरी जो टेक्निक है उसमें नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनके कार्यों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका के डीएनए में कौन कौन से सीक्वेंस है इनको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस है इनका पता लगाने के लिए पहले डीएनए खंड को निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे रैंडम फ्रेगमेंट बना लेते हैं, खंड बना लेते हैं, फिर वेक्टर्स का उपयोग करके उनको होस्ट में उचित परपोषी में भेज देते हैं। ठीक है, क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के, फिर उसके बाद क्लोनिंग करते हैं जिससे हमें डीएनए का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, क्लोनिंग भी हम इसमें यूज करते हैं जिससे हमें जो सीक्वेंस होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसमें हम जीवाणु और यीस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जीवाणु और यीस्ट का उपयोग करते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे BACS कहते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YACS यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का बेसिकली हम इसमें मदद लेते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेडरिक सेंगर द्वारा, एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा विकसित विधि से डीएनए की जो फ्रेगमेंट है वो खुद ही डीएनए अनुक्रमक का उपयोग करके अनुक्रमण करते हैं। ठीक है, इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित ओवरलैपिंग के आधार पर अरेंज करते हैं। ठीक है, अनुक्रमण हेतु जो ओवरलैप जो फ्रेगमेंट है, ओवरलैप जो सेगमेंट है उसके, खंड जो है उनका निर्माण होना कंपलसरी है। इन सीक्वेंसों को मनुष्य द्वारा जो है वो अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से कंप्यूटर आधारित इसमें स्पेशल प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिससे इन ओवरलैप जो इसके सेगमेंट हैं उनका एनालिसिस करने के लिए विशेष प्रोग्राम का यहाँ पर विकास किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम के। ठीक है,
उसके आधार पर ही हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यहाँ पर कल्पना कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम की, मानव जीनोम की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार यानी बेस मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में 3000 क्षार स्थित होते हैं। मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन जो है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ी जीन जो है डिस्ट्रोफिन, उसका नाम है। इसमें 2.4 करोड़ क्षार या बेस मिलते हैं। बच्चों, जीनों की संख्या 30,000 है लगभग। ठीक है, जो पहले अनुमानित संख्या थी कि 80,000 से 1,40,000 है। ठीक है, लेकिन 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार जो है वो एक समान होते हैं। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण रिपीटेटिव सीक्वेंस द्वारा होता है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक 2968 और गुणसूत्र Y में सबसे कम 231 जीन्स मिलते हैं। गुणसूत्र X में, जो X गुणसूत्र होता है उसमें सबसे अधिक 2968 जीन्स मिलती हैं और Y गुणसूत्र में सबसे कम 231 जीन्स मिलती है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग एकल क्षारों या एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगाया है। ठीक है, अगर हम बात करें उपयोग की, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त डीएनए सीक्वेंस से जो हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और जो रिसर्च हो रहे हैं उससे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। किसी स्पेशल टिश्यू, ऑर्गन या ट्यूमर में मिलने वाले सीक्वेंस व हजारों जीन व प्रोटीन का अध्ययन करने में हमें सुविधा हो गई है, क्योंकि हमें जीन्स के सीक्वेंस अगर पता होंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी किसी ट्यूमर और कैंसर जैसे रोगों में जो बिहेवियर है, ठीक है, सेल या हमारा जो जीन का बिहेवियर है उसके बारे में पता लगाने में आसानी हो जाती है। इससे प्राप्त जानकारी द्वारा जीवन के रसायन को, जैसे जीनों की संख्या और प्रोटीन के कार्यों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसकी एक थोड़ी बहुत जानकारी हमने यहाँ पर डिस्कस की। बच्चों, ये ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत जटिल प्रोजेक्ट है। उसमें काफी सारा पैसा भी लगता है डीएनए सीक्वेंसिंग को, डीएनए के सीक्वेंस को जानने में, और इससे रिलेटेड जो खोजें हैं वो रोज रोज हो रही हैं। तो आप जो अब ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, इसमें आप नए डेटा और नई इंफॉर्मेशन, अक्सर ही आता है पेपर में, आज इस जीन की खोज हुई, आज उस जीन की खोज हुई, तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज में इन जानकारियों को ऐड करते रहिएगा, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में।